नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, कल जहां हमने सीरीज को छोड़ा था उससे आगे आज चलाने का काम करते हैं। कल तक हमने क्या है, बाबर को देखा था। किसको देखा था? बाबर को देखा था। और बाबर का भारत के अंदर आगमन देखा हमने। इनके पानीपत का जो युद्ध था उसको भी देखा। इसमें इन्होंने जो रणनीति प्रयोग की या युद्ध नीति प्रयोग की, तुलगुमा युद्ध नीति, हमने विस्तार से पढ़ने का काम किया। फिर हमने क्या देखा कि इनकी 28 दिसंबर 1530 की इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहले इनको आगरा के आरामबाग में, और उसके बाद क्या है, इनको यहां से निकालकर काबुल ले जाया जाता है और काबुल में इनको दफना दिया जाता है। और करंट टाइम में यदि बाबर के मकबरे का पूछा जाए तो हम कहां बताते हैं, उनका मकबरा कहां है, काबुल में है। तो चलिए, इसके बाद कहानी शुरू होती है बाबर के आगे के राजवंशों की। आगे के राजवंशों में क्या है, हुमायूं जो है, हुमायूं क्या है, अगला राजा बनता है, या मैं कहूं अगला बादशाह बनता है दिल्ली का। ठीक है ना। देखिए, बाबर बादशाह की उपाधि धारण कर रहा है और उसके बाद की उपाधियां कौन सी होगी भारत में, बादशाह कहलाएंगे। यानी मुगल वंश के जितने भी राजा हैं वो क्या कहलाने वाले हैं, बादशाह कहलाने वाले हैं। डेट याद रखना है, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। क्या होता है, इनका राज्याभिषेक होता है। और ये क्या है, गद्दी पे बैठ जाते हैं। कहां बैठते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब देखिए, गद्दी पे बैठने के बाद हुमायूं वो गलती करने वाला है जो आज तक के भारतवर्ष के इतिहास में किसी भी राजा ने नहीं दोहराई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हुमायूं ने क्या काम किया था कि आज तक किसी भी राजा ने, इससे पहले चाहे आप गुलाम वंश पढ़ें, खिलजी वंश पढ़ें, तुगलक वंश को पढ़ें, चाहे आप सेंध वंश को पढ़ें, किसी भी वंश को पढ़ दे, किसी ने भी जो राजा बना उसने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों या अपने रिश्तेदारों के साथ कभी नहीं किया। यानी जो सबसे बड़ा होता था वो राज्य का राजा बनता था और बाकियों को, किसी को गवर्नर बनाया जाता था तो किसी को सेनापति बना दिया जाता था। परंतु हुमायूं ने क्या काम किया, हुमायूं ने बुनियादी गलती की सबसे बड़ी कि इसने अपने भाइयों, देखिए इसके भाई कौन कौन है, सबसे पहले आपको याद रखना है कामरान। कौन है, कामरान। कामरान को इसने क्या काम किया, जो कंधार का क्षेत्र है, कहां का क्षेत्र है, जो कंधार का क्षेत्र है, और दूसरा जो बाबर का पसंदीदा काबुल का क्षेत्र है, ये दोनों किसको दे दिए थे, इसने कामरान को दे दिए थे। उसके बाद क्या है, अस्करी। कौन है, अस्करी। अस्करी को इसने क्या काम किया था, जो संभल का क्षेत्र है, कौन सा, संभल, संभल का जो क्षेत्र है, ये किसको दे दिया था, अस्करी को दे दिया था। और एक बचा था हिंदाल। कौन, हिंदाल। हिंदाल को इसने क्या काम किया, हरियाणा में जो मेवात का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र किसको सौंप दिया था, हिंदाल को सौंप दिया था। ठीक है ना। तो खुद कहां बैठ गया, दिल्ली में बैठ गया। यानी कि बाबर ने अनेक युद्ध लड़के जो एक छत्र राज स्थापित किया था, उस राज्य को सबसे पहले हुमायूं ने क्या काम किया, मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया था। ठीक है ना। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, इसके चचेरे भाई मिर्जा, कौन है, इसके चचेरा भाई मिर्जा, इनका भी इनके जीवन में बड़ा योगदान रहने वाला है। याद करिए, जब हम समरकंद की बात कर रहे थे तो बाबर की क्या बात की थी, ये अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध लड़ रहा था और वो जो दुश्मनी है वो हुमायूं तक भी पहुंचेगी और आगे के जो मिर्जा लोग हैं वो क्या है, हुमायूं के ऊपर भी आक्रमण करेंगे। आगे की कमजोरियां पहले ही जान लेते हैं कि ये इनके सामने चुनौतियां आने वाली हैं। तो सबसे बड़ी गलती इनकी यह रही कि इन्होंने अपने राज्य को क्या कर दिया, अनेक भागों में बांट दिया। बांटने के कारण क्या है, देखिए, जब राज्य को बांटा जाता है तो उसकी जो सेना होती है, उसकी जो सेना होती है वो भी क्या है, अनेक भाग में बंट जाएगी। शक्ति भी क्या होने लगेगी, आधी होने लगेगी।
ठीक है ना। तो इस नजर से देखा जाए तो आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है कि किसको कौन सा क्षेत्र दिया था स्टेट पीएससी के अकॉर्डिंग। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदाल को कौन सा क्षेत्र दिया, अस्करी को कौन सा दिया, कामरान को कौन सा दिया, और हुमायूं खुद राज करने कहां बैठ गया था, दिल्ली में बैठ गया था। इसके अलावा इसके राज्याभिषेक से पहले देखिए, इसके राज्याभिषेक से पहले क्या है, इसकी एक बहन है गुलबदन बानो बेगम। कौन? गुलबदन बानो बेगम, ठीक है ना। इसका पति है कौन? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा क्या है? गुलबदन बानो बेगम का क्या है? हस्बैंड है। कहानी एक इस तरह से मोड़ लेती है कि जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, जैसे ही बाबर मरता है, तो बाबर की जो सेनापति है, देखिए हालांकि मेहंदी ख्वाजा खुद सेनापति के रूप में काम कर चुका था, हुमायूं खुद क्या है, सेनापति के रूप में काम कर चुका था। हमने जब प्रथम पानीपत का युद्ध देखा, उसमें जब तुलगुमा युद्ध नीति को देख रहे थे, तो मैंने क्या बताया था, दाईं ओर से जो आक्रमण करता था वो मेहंदी ख्वाजा करता था, और बाईं ओर से जो आक्रमण करता था वो कौन करता था? हुमायूं करता था, और सेना का नेतृत्व यही दोनों किया करते थे। परंतु इसके अलावा क्या थे, बाबर की सेना में कोई दो सेनापति नहीं थे, कई सारे सेनापति बाबर रखा करता था, क्योंकि एक ही समय में अनेक युद्ध अभियान इनके समय में चलते रहते थे। तो ऐसे में क्या है, ये सेनापति ये चाहते थे कि जो गुलबदन बानो बेगम के पति मेहंदी ख्वाजा है वो क्या करे, दिल्ली की गद्दी पे बैठे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। देखिए एक छोटी सी भूल यहां पे मेहंदी ख्वाजा कर देती है। सबसे बड़ी भूल क्या काम करते हैं, लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी, पूरा षड्यंत्र हो चुका था कि मेहंदी ख्वाजा को क्या बनाया जाएगा, भारत का अगला बादशाह बना दिया जाएगा। परंतु होता क्या है, 29 दिसंबर की रात को मेहंदी ख्वाजा बात कर रहे होते हैं अपने किसी अजीज से, और कह रहे होते हैं जो लोग आज हुमायूं के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, कल को वो मेरे खिलाफ भी बगावत करेंगे, और जैसे ही मैं बादशाह बनूंगा, बादशाह बनते ही सबसे पहले उन्हीं को मौत के घाट उतार दूंगा। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है, और कहते हैं जैसे ये बात उनके सेनापति और जो उनके दूसरे जो दरबारी होते हैं वो सुनते हैं, तो वो उसी वक्त निर्णय लेते हैं कि मेहंदी ख्वाजा अब बादशाह नहीं बनेगा, बादशाह सीधे 30 तारीख को किसको बना दिया जाता है, हुमायूं को भारत का अगला बादशाह नियुक्त कर दिया जाता है, या भारत के अगले बादशाह के रूप में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। तो ये प्रारंभिक कड़ी है हुमायूं को लेके। इसके बाद बिल्कुल यदि युद्ध नीतियों की बात की जाए तो युद्ध नीतियां बाबर से इनकी पूर्ण रूप से अलग रहेगी, परंतु इनका भी जीवन पूरा जीवन इनका युद्ध में निकलेगा। और एक इतिहासकार इनके बारे में कहता है कि पूरी जीवन हुमायूं लड़खड़ाता रहा, और अंत में लड़खड़ाता हुआ ही क्या है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। तो उस चीज के ऊपर भी चलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इनके द्वारा किए गए अनेक युद्ध और कौन कौन से अभियान इन्होंने चलाए, और उन युद्ध अभियान के दौरान दूसरी बड़ी गलती हुमायूं कौन सी करने वाला है। देखिए पहली बड़ी गलती तो इसने ये की कि इसने अपने राज्य को क्या किया, अपने भाइयों में बांट दिया, राज्य 4 भागों में बंट गया, जिसकी वजह से क्या है, मुगल वंश क्या हो गया, या मुगल जो राज था वो क्या हो गया, भारत में कमजोर होना शुरू हो गया। चलिए उसके बाद क्या होता है, 1531 में राजा बनने की, देखिए दिसंबर में राजा बन रहा है, और 1531 में क्या काम करता है, कालिंजर, कहां पे, कालिंजर पर आक्रमण करता है। कहां पे, कालिंजर पर आक्रमण कर देता है। देखिए ये पहला आक्रमण है हुमायूं द्वारा किसी के ऊपर किया जाने वाला राजा बनने के पश्चात, ठीक है ना। कहां आक्रमण करता है, कालिंजर पे आक्रमण करता है, और इस कालिंजर के युद्ध में हुमायूं सबसे बड़ी बेवकूफी करने का काम करता है। इसीलिए जो दूसरे राजा हैं उन्होंने इनको काफी हद तक बेवकूफ टाइप का राजा कहा, क्योंकि पहली इन्होंने गलती क्या की, पहली गलती यह की कि इन्होंने राज्य का बंटवारा किया, और दूसरा क्या किया कि जब इन्होंने कालिंजर पे आक्रमण किया और यहां पे हुमायूं की क्या होती है, जीत होती है। हुमायूं की क्या होती है, यहां पे जीत होती है, हुमायूं जीत जाता है। जीतने के बाद ये क्या काम करता है,
संधि कर लेता है। क्या करता है? संधि कर लेता है। संधि के दौरान जितना हुमायूं का युद्ध के अंदर नुकसान होता है उससे ज्यादा पैसे क्या किए जाते हैं? हुमायूं द्वारा वसूल लिए जाते हैं। चलो यहां तक बात जायज थी कि युद्ध का नुकसान जो इनका हुआ, युद्ध के नुकसान की इन्होंने भरपाई कर ली, परंतु जो पैसा आया इसका इन्होंने क्या किया? दुरुपयोग किया। एक बड़ा उत्सव क्या किया गया? बड़ा उत्सव मनाया गया और इस उत्सव में सारा का सारा पैसा क्या कर दिया गया? खर्च कर दिया गया। तो इस नजर से देखा जाए तो इनका युद्ध करना इनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं दिया, उल्टा नुकसान ये हुआ कि जो पैसा आया वो इन्होंने एक बड़ा महोत्सव या उत्सव करके अपना जाया कर दिया और सेना का नुकसान हुआ वो अलग से था। उसके बाद क्या होता है? 1532, कब? अगले ही साल 1532 पे चुनारगढ़ पे आक्रमण करता है। कहां पे? चुनारगढ़ पे आक्रमण करता है। अब चुनारगढ़ के ऊपर कौन है? शेरशाह, शेर खां या शेरशाह सूरी क्या कर रहा है? राज कर रहा है। तो इनके खिलाफ क्या कर देता है? चुनारगढ़ का युद्ध अभियान शुरू कर देता है। एक तरफ शेर खां या शेरशाह होंगे और इनके सामने कौन होगा? हुमायूं होगा। इसमें भी हुमायूं की क्या होगी? जीत होगी। हुमायूं इस युद्ध को जीत जाएगा। ठीक है ना? जीतने के बाद क्या होगा? ये अपने पुत्र कुतुब खां, देखिए इनका पुत्र है एक जिसका नाम क्या है? कुतुब खां। कुतुब खां, कुतुब खां को क्या काम करेगा? शेरशाह या शेर खां क्या करेगा? हुमायूं के दरबार में भेज देगा। किसके दरबार में भेज देगा? हुमायूं के दरबार में भेज देगा और कहेगा आज से ये आपकी खिदमत करने का काम करेगा। और जब ये खिदमत वाली बात हुमायूं सुनता है तो बड़ा खुश होता है और साथ में क्या काम करता है? वापिस से मुआवजा लेके क्या कर देता है? युद्ध को टाल देता है या उस युद्ध को वहीं पे क्या कर देता है? विराम दे देता है। पर जिस वक्त चुनारगढ़ पे आक्रमण करता है, इस युद्ध के दौरान हुमायूं को एक और हैरान करने वाली सूचना मिलती है। हैरान करने वाली सूचना क्या मिलती है? कि इसका जो चचेरा भाई, कौन है? चचेरा भाई मिर्जा है। भाई मिर्जा जो है, ये मिर्जा क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको जाना पड़ेगा? अब जाना पड़ेगा हुमायूं को। तो हुमायूं अब क्या काम करेगा? अपना सारा ध्यान चुनारगढ़ और कालिंजर से हटा के किधर की तरफ लगा देगा? अफगान की तरफ लगा देगा। किसके विद्रोह को दबाने के लिए? अपने चचेरे भाई मिर्जा के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है ना? एक घटना और घटती है कि 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है। क्या होता है? 1532 में दोहरिया का युद्ध। 1532 दोहरिया का युद्ध। देखिए इस युद्ध के अंदर क्या होता है? एक तरफ अफगान होते हैं, एक तरफ क्या होता है? हुमायूं होता है। एक तरफ कौन होंगे? अफगान लोग होंगे और दूसरी तरफ कौन होंगे? हुमायूं इनके सामने होगा। अब इस युद्ध में क्या होगा? हुमायूं की क्या होगी? जीत हो जाएगी। हुमायूं की क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। ठीक है ना? अब क्या होगा? चलो जीत हो गई। इस चीज का फायदा उठाने के लिए पहुंचेगा यहां पे शेर खां। इसका फायदा उठाने के लिए कौन पहुंचेगा? शेर खां यहां पे पहुंचेगा। शेर खां का क्या काम करेगा कि अफगान का जो गवर्नर है, कौन है? अफगान का जो गवर्नर है, जो कि हुमायूं के हाथों मारा जा चुका है, इसकी एक पत्नी है जिसका नाम क्या देखने को मिलता है? लॉर्ड मलिक। क्या है? लॉर्ड मलिक। शेरशाह आके जो अफगान का राजा या गवर्नर मर चुका है उसकी पत्नी लॉर्ड मलिक से क्या कर लेगा? शादी कर लेगा। और जैसे ये इससे शादी करेगा, शादी करने के बाद जो दोहरिया का जो क्षेत्र है ये किसके अधीन आ जाएगा? शेर खां के या शेरशाह के अधीन आना शुरू हो जाएगा। देखिए एक नजर से देखा जाए तो हुमायूं अनेक युद्ध कर रहा है पर किसी युद्ध में इसको कोई फायदा नहीं हो रहा। अफगान का युद्ध इसने लड़ा, चुनारगढ़ का इसने लड़ा, कालिंजर का इसने लड़ा, पर हर युद्ध में इसने क्या की? महज एक संधि की, कुछ नुकसान या भरपाई का पैसा लिया और लेके वापस कहां चला जाता था? दिल्ली चला जाता था।
हालांकि जब इसके चचेरे भाई ने भी विद्रोह किया तो इससे भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ, इसका क्षेत्र था उतना का उतना रहा। हालांकि इसने इस लगातार संधियां करके अपनी सेना के मनोबल को गिराने का काम यहां पे जरूर किया था। अब नजर डाल लेते हैं कि दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पे हमें पता है गुजरात भी है, ज्यादा दूरी नहीं है अगर क्षेत्र के हिसाब से देखी जाए, एक प्रशासनिक क्षेत्र के अनुसार देखें तो थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं गुजरात के बहादुर शाह पे। चलिए गुजरात की तरफ ले चलते हैं अब आपको, क्योंकि गुजरात का भी सीधा लेना देना होगा किसके साथ, हुमायूं के साथ, जब कहानी किसकी आएगी, रानी कर्मावती का हम जिक्र करेंगे। हालांकि रानी कर्मावती से अगर गुजरात का शाह युद्ध न करता तो शायद गुजरात की तरफ कभी हुमायूं नहीं जाता। तो चलिए देख लेते हैं गुजरात को। देखिए गुजरात की बात करें तो यहां पे बहादुर शाह, कौन, बहादुर शाह क्या कर रहा है, यहां पे शासन कर रहा है, ठीक है ना। ये बहादुर शाह क्या काम करता है, 1531 में ये भी आक्रमण करता है मालवा के क्षेत्र पे, और मालवा पे क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। फिर 1532 के अंदर ये अगला आक्रमण करता है, और इस बार जो रामसीना दुर्ग है, कौन सा, रामसीना दुर्ग या किला, इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और फिर 1533 में, इससे अगले साल, ये क्या करता है, मेवाड़ पे आक्रमण कर देता है। कहां पे, मेवाड़ पे आक्रमण कर देता है। चलिए यहां तक ये जो जितने आक्रमण करता है इनसे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती हुमायूं की, क्योंकि जैसे हुमायूं लगातार युद्ध लड़ रहा है, गुजरात का बहादुर शाह भी क्या काम कर रहा है, अपने युद्ध अभियान चला रहा है। यहां पे बहादुर शाह दो बुनियादी गलती करेगा। बुनियादी गलती क्या करेगा, पहली गलती ये करेगा कि जो मिर्जा लोग हुमायूं का विद्रोह कर रहे थे हुमायूं के विरुद्ध, उनको शरण कौन देगा, बहादुर शाह देगा। मतलब हुमायूं के दुश्मन को शरण कौन दे रहा है, बहादुर शाह दे रहा है। तो इस वजह से क्या है, हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध हो जाएगा। देखिए ये बहादुर शाह वो नहीं है जो आगे मुगल वंश में आएगा, ठीक है ना, एक नाम के अनेक शख्स भी होते हैं। ये गुजरात का राजा है बहादुर शाह, ये अलग है उनसे, ठीक है ना। तो चलिए मेवाड़ पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। यहां पे मेवाड़ के जो वीर राजपूत हैं, जो वीर राजपूत हैं, ये वीर राजपूत क्या काम करते हैं, बहादुर शाह का सामना करते हैं, और अंत में क्या हो जाती है, इनके बीच में संधि हो जाती है, और युद्ध एक समय के लिए क्या कर दिया जाता है, टाल दिया जाता है। परंतु यहां मेवाड़ में जो रानी है, रानी का नाम जरूर याद रखना है, कर्मावती। कौन सी, कर्मावती, ठीक है ना। कर्मावती रानी का नाम जरूर याद रखना है। यहां पे ये मुख्य रूप से मेवाड़ में क्या कर रही है, राज करने का काम कर रही है। तो रानी कर्मावती को इस बात का पूरा भरोसा था कि आज नहीं तो कल बहादुर शाह दोबारा मेवाड़ पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा, ठीक है ना। इस बात का पूरा भरोसा था किसको, रानी कर्मावती को। इसीलिए रानी कर्मावती क्या करती है, हुमायूं को क्या भेजती है, राखी भेजती है। राखी भेजती है और कहती है आप मेरी गुजरात का जो बादशाह बहादुर शाह है उससे आप मेरी क्या करिए, रक्षा करिए। और जैसे ही हुमायूं को रानी कर्मावती की राखी मिलती है, उसी वक्त अपनी सेना को लेके कर्मावती की रक्षा के लिए क्या है, हुमायूं दिल्ली से मेवाड़ की तरफ कूच कर देता है या चल पड़ता है। परंतु दुर्भाग्यवश रास्ते में शेरशाह सूरी के साथ और जो दूसरे छोटे राज्य हैं उनके साथ हुमायूं के टकराव हो जाते हैं, और हुमायूं को यहां पहुंचने में देरी होना शुरू हो जाती है। और इस बात का फायदा उठा के 8 मार्च, कब, 8 मार्च 1535 क्या होता है, सेकंड आक्रमण होता है। किस पे, मेवाड़ पे। मेवाड़ पे क्या होता है, 8 मार्च 1535 को क्या होता है, दूसरा आक्रमण करता है बहादुर शाह। और यहां इस युद्ध के अंदर
जब युद्ध चल रहा होता है तब तक हुमायूं यहां नहीं पहुंचता है और इसकी वजह से यहां के जो राजपूत वीर है वो हारने लगते हैं और जो रानी कर्मावती है, रानी कर्मावती यहां पे क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। देखिए जोहर का जब राजपूताना इतिहास पढ़ते हैं तो जोहर का काफी ज्यादा जिक्र मिलता है। केसरिया याद रखना है, केसरिया प्लस साका, इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बनता है, जोहर बनता है। अब कहोगे ये केसरिया क्या होता है? केसरिया वो होता है जब राजपूताना वीर लड़ने के लिए जाते हैं और उनको पता होता है उनकी मौत निश्चित है और फिर भी लड़ने जाते हैं, तो उस वक्त वो केसरी रंग के कपड़े को अपने सर पे बांधते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसको केसरिया बोलते हैं। और उसके बाद रानी अपनी प्राण त्यागती है, उसको साका बोलते हैं और दोनों को मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको शुद्ध रूप से जोहर बोला जाता है। ठीक है ना। राजपूताना इतिहास को देखा जाए तो 2.5 जोहर देखने को मिलते हैं। तो आप कमेंट करके बताओगे 2.5 का मतलब क्या है। ठीक है ना। चलो इतना बता दूं, एक में क्या होगा, रानी मर जाएगी और राजा बच जाएगा, इसलिए उसको आधा जोहर माना जाता है। तो आप बता दो वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलना। ओके, तो कहानी क्या होते हैं, रानी यहां पे जोहर कर लेती है और यहां पे मेवाड़ी सेना जो है वो पूर्ण रूप से हार जाती है। और जब हुमायूं यहां पहुंचता है तो रानी जोहर कर चुकी होती है और इस बात का सबसे गहरा जो धक्का लगता है वो हुमायूं को लगता है। और इसके बाद हुमायूं क्या है, गुजरात अभियान के ऊपर निकल पड़ेगा बहादुर शाह को सजा देने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे गुजरात अभियान हुमायूं का। देखिए हुमायूं के बारे में एक बात कही जाती है, धार्मिक सहनशीलता वाला इंसान था। हालांकि बाबर ने जरूर यहां पे जिहाद का नारा दिया था, परंतु हुमायूं की बात करें और अकबर की बात करें तो लगातार धार्मिक सहनशीलता वाले राजा देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात अभियान कि गुजरात अभियान क्या है। देखिए गुजरात अभियान 1535 से लेके 36 तक, एक साल तक क्या होता है, हुमायूं गुजरात अभियान चलाता है। और इसी अभियान के दौरान जो चंपानेर दुर्ग है, इस दुर्ग के ऊपर क्या कर लेता है, ये गुजरात का है जिसके ऊपर बहादुर शाह राज कर रहा था, इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर देता है और इस दुर्ग को क्या कर लेता है, जीत लेता है। और इसी दुर्ग में क्या होता है, बहादुर शाह का क्या होता है, खजाना होता है। यानी कि गुजरात के सारे खजाने को क्या है, हुमायूं द्वारा लूट लिया जाता है। और उसके बाद जो मांडू क्षेत्र है, कौन सा, मांडू जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे भी क्या कर देता है, हुमायूं आक्रमण कर देता है और इस क्षेत्र को भी क्या है, ये जीत लेता है। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो गुजरात के ऊपर अभियान चलाता है लगातार 2 साल तक। और यहां के जो शासक होता है बहादुर शाह, इसकी सेना को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर देता है और यहां पे गुजरात की शक्ति को क्या कर देता है, क्षीण कर देता है या बिल्कुल खत्म कर देता है। ओके ओके, चलिए, तो जब ये गुजरात के अभियान के ऊपर थे तो उस वक्त क्या है, इन्होंने गुजरात के ऊपर तो अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, परंतु इसी दौरान क्या है, इनका सबसे बड़ा जो शत्रु है, कौन, शेर खां या शेर शाह सूरी, इसको क्या है, आक्रमण करने का मौका मिल जाएगा। तो ये मौकाप्रस्त इंसान है, ये मौका ढूंढ रहा है और मौके का फायदा उठा के युद्ध करना या आक्रमण करना नहीं भूलेगा। इसीलिए 1537 और 38 के पे क्या होता है, चुनार का दोबारा युद्ध हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार गुजरात को साफ कर देते हैं, अब वापस चलते हैं चुनार की तरफ और चुनार अभियान को देखते हैं। चलिए 1537 और 38 में क्या होता है, चुनारगढ़ पे दूसरा घेरा डाला जाता है या दूसरी बार क्या होता है, आक्रमण होता है। और यहां पर भी क्या करता है, शेर शाह क्या करता है,
संधि कर लेता है। ये अपने पुराने हथियार को चलाना नहीं भूला, ये क्या करेगा, संधि कर लेगा और कहां चला जाएगा, जो गौड़ क्षेत्र है, ठीक है ना, गौड़ क्षेत्र जो कि आज बंगाल में लगता है, इस बंगाल वाले क्षेत्र गौड़ में चला जाएगा और इसका पीछा करते करते भी कौन पहुंच जाएगा, हुमायूं यहां पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा, गौड़ में। देखिए पहले चुनारगढ़ के ऊपर घेरा डाला जाता है, कब, 1537 और 38 में चुनारगढ़ पे शेरशाह सूरी संधि करेगा और कहां भाग जाएगा, गौड़ बंगाल के क्षेत्र में भाग जाएगा और इसका पीछा करते करते क्या है, यहां पे कौन पहुंचेगा, हुमायूं पहुंचेगा। और जब हुमायूं यहां पहुंचेगा तो वो देखेगा गौड़ में क्या है, महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान, इनके लाशों के ढेर लगे हुए हैं। इनके क्या लगे हुए हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। और उसके बाद गौड़ वाले क्षेत्र को क्या नाम देता है, ये जनताबाद, क्या नाम देता है, जनताबाद क्या काम करता है, इस क्षेत्र को नाम देता है। तो ये प्रश्न यहां से छप सकता है स्टेट पीएससी में कि जनताबाद गौड़ क्षेत्र को किसने नाम दिया था, तो देने का श्रेय किसको जाएगा, यहां पे श्रेय जाएगा हुमायूं को जाएगा, जो कि जनताबाद की स्थापना करता है। और शेरशाह क्या काम करता है, यहां का जो खजाना होता है, कहां का, गौड़ का जो खजाना है, इसको क्या काम करता है, रोहतासगढ़ में, कहां पे, रोहतासगढ़ में क्या कर देता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहां तक क्या है, खजाना गौड़ का मिल चुका है। अभी शेरशाह या शेर खां अपनी सेना बढ़ाने में लगा हुआ है, साथ साथ क्या काम कर रहा है, ये अपनी यहां की सेना को बढ़ा रहा है। और इसी एवज में क्या करेगा, 29 जून, कब, 29 जून 1539, डेट याद रखनी है, 29 जून 1539 युद्ध होगा चौसा का। कौन सा होगा, चौसा का युद्ध आरंभ हो जाएगा। देखिए जिस तरह बाबर ने युद्ध लड़ा वहां उसी तरह से ये भी युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ कौन होगा, शेर खां या शेरशाह सूरी होगा और दूसरी तरफ वर्सेस कौन होगा, हुमायूं इस युद्ध को लड़ेगा। हुमायूं की तरफ से सेनापति की बात करें कि इसका सेनापति कौन था, तो याद रखना है हैदर मिर्जा। कौन था, हैदर मिर्जा दौलगत, हैदर मिर्जा दौलगत क्या है, इसका सेनापति है। और यदि बात करें इसके तोपची की, किसकी, तोपची, तो ये कौन है, रूमी खां। कौन है, रूमी खां कौन है, इसका तोपची है। और याद रखना रूमी खां पहले क्या था, पहले ये गुजरात का जो शाह था या बहादुर शाह था, इस बहादुर शाह का क्या था, ये इसका तोपची हुआ करता था। जब गुजरात का बहादुर शाह हार गया तो रूमी खान किसका तोपची बनके सामने आया, हुमायूं का तोपची बनके सामने आया। याद रखना है नदी का नाम पूछते हैं, करमनासा नदी। कौन सी, करमनासा नदी। इस नदी के तट पे क्या हुआ था, यह युद्ध लड़ा गया था। ओके, अब देखिए इस युद्ध के अंदर क्या होता है, एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। वो विचित्र घटना क्या होती है कि हुमायूं को तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती बेचारे को। तो ये क्या है, लड़ते लड़ते नदी में गिर जाता है। कहां गिर जाएगा, इस नदी में गिर जाता है। और जब ये डूबने लगता है तब कौन है, एक शख्स का याद रखना है नाम, निजाम सिक्का। क्या नाम है, निजाम सिक्का। निजाम सिक्का याद रखना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है हुमायूं के जीवन का, ठीक है ना। निजाम सिक्का ये जूती और चप्पल बनाने का काम करता है। ये हुमायूं को देख लेता है और छट से छलांग लगा देता है नदी में और हुमायूं को बचा के बाहर ले आता है। बाहर आने के बाद हुमायूं अपना परिचय देता है निजाम सिक्का को कि मैं दिल्ली का बादशाह हुमायूं हूं और आज तेने मेरी जान बचा के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और बदले में मांग तू मेरे से क्या मांगता है। वचन भर देता है कि मांग ले, जो तेरे से मांग सकता है वो मैं तेरे को दूंगा, पर एक कंडीशन है, अभी मैं युद्ध हार के आ रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जिस दिन मैं दिल्ली की गद्दी पे बैठूंगा उस दिन आप मेरे दरबार में आना और जो आप एक इच्छा कहोगे आपकी इच्छा क्या करूंगा, पूरी करूंगा। तो एक बार निजाम सिक्का के बारे में इतना याद रखना है, इसकी कहानी एक बार फिर से दोहराऊंगा जब मैं हुमायूं के दूसरे फेज को पढ़ूंगा, ठीक है ना। जब आपको दूसरा फेज में बताऊंगा उस वक्त निजाम सिक्का की जरूर याद दिलाऊंगा।
ठीक है ना। जो अजमेर शरीफ की दरगाह है उसके अंदर निजाम सिक्का की दरगाह भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, 17 मई पे आ जाइए, 17 मई 1540। कब? 17 मई 1540 बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। ये बिलग्राम का युद्ध होता है, या इसको क्या नाम देते हैं, इसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। कहां? कन्नौज का युद्ध, क्योंकि बिलग्राम कहां है? कन्नौज में है। देखिए यह 2 प्रश्न सीधे के सीधे छपते हैं आपके एग्जाम में। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ और दूसरा चौसा का युद्ध कब हुआ। ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिए, ठीक है ना। यहां से सीधे रूप से प्रश्न छापता है आपका कंपटीशन एग्जाम वाला। ओके, तो बिलग्राम का युद्ध होता है और बिलग्राम के युद्ध में क्या होता है, हुमायूं हार जाता है। क्या हो जाता है? हार जाता है। और हार जाने के साथ साथ ही क्या काम कर देगा, इंक। ओके, तो हार जाएगा, तो हारने के साथ ही क्या होगी, अब हुमायूं को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के बाद अब देखेंगे इसके जीवन का दूसरा चरण या दूसरा फेज कैसे शुरू होता है। तो चलिए अब चलते हैं बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं की जीवन की आगे की कड़ी में, जब ये मेवात की तरफ भागेगा अपने भाइयों की तरफ, ठीक है ना। जो इन्होंने स्टार्टिंग में गलती की थी उन गलतियों की तरफ अब ये जाएगा और देखेंगे वहां पे क्या नतीजा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुमायूं के जीवन को लेकर यहां पे घटने वाली है। तो चलिए 1540 में हमने बिलग्राम का युद्ध देख लिया। कब? 1540 में बिलग्राम का युद्ध। अब क्या होगा, 1541 अगले ही साल भागते भागते कहां पहुंचेगा, मेवात। कहां पहुंचेगा? मेवात पहुंचेगा। वहां राज कौन कर रहा है? हिंदाल। कौन है? हिंदाल। कहां राज कर रहा है? मेवात वाले क्षेत्र पे राज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अपने भाई हिंदाल के पास चला जाएगा, इससे शरण मांगेगा। और हिंदाल क्या काम करेगा, हुमायूं को अपने यहां शरण देने का काम करेगा। एक शख्स होगा हिंदाल का गुरु, इन गुरु का नाम जरूर याद रखना है। इनके गुरु है मीर बाबा दोस्त। कौन? मीर बाबा दोस्त। ये क्या है? गुरु हैं। किसके? हिंदाल के गुरु है। इनकी एक पुत्री है हमीदा बानो बेगम। कौन है इनकी पुत्री? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ठीक है ना। इनका नाम जरूर याद रखना है, हमीदा बानो बेगम की। किसकी लड़की है ये? मीर बाबा दोस्त की है। और इनकी आयु महज क्या है? 9 वर्ष की इनकी आयु है। हुमायूं क्या काम करता है? हुमायूं कर लेता है हमीदा बानो बेगम से क्या कर लेगा, हुमायूं शादी कर लेगा। हुमायूं क्या कर लेगा? शादी कर लेगा। शादी के बंधन में बंध जाएंगे। और इस बात का जब पता हिंदाल को चलेगा तो हिंदाल बहुत नाराज होता है अपने भाई से। और इनकी नाराजगी की वजह से क्या होगा, इनको मेवात का क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। और मेवात का क्षेत्र छोड़ने के बाद जो मारवाड़ का क्षेत्र है, कौन सा? मारवाड़ का क्षेत्र, मारवाड़ के क्षेत्र की तरफ जाएगा। और यहां एक शख्स का नाम देखने को मिलेगा, मालदेव। क्या नाम देखने को मिलेगा? मालदेव नाम देखने को मिलता है। कहां का शासक है? मारवाड़ का शासक है। कौन? मालदेव। इनके पास कौन आएगा? हुमायूं आएगा। और हुमायूं इनको क्या कहेगा, आप मेरे को शरण दे दीजिए, ठीक है ना। मालदेव एक बार के लिए हुमायूं को शरण देता भी है, परंतु क्या होता है, जो शेर खान है या शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी के दबाव के चलते मालदेव हुमायूं से रिक्वेस्ट करता है कि यदि आप मेरे राज्य में ठहरे तो शेर शाह सूरी इस वक्त काफी ताकत में आ चुका है, काफी सत्ता हथिया चुका है, तो वो क्या करेगा, मेरे पे आक्रमण कर देगा। तो भाई तेरे साथ साथ मेरे को भी भागना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तू अकेला भाग जा और मेरे को बख्श दे। तो ऐसे में क्या है, ये मारवाड़ से भी अब जाना पड़ेगा। और यहां से जाता है हुमायूं कहां पे? अमरकोट। कहां जाएगा? अमरकोट जाएगा, ठीक है ना। अमरकोट चला जाएगा। और यहां पे सोडा बीरसाल, कौन है? सोडा बीरसाल, ये क्या कर रहा है? यहां पे राज कर रहा है।
तो इनके दरबार में आता है कौन है? हुमायूं आता है अमरकोट में और रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब मेवाड़ वालों ने भी मेरे को भगा दिया, मेवात वाले मेरे भाई ने भी मेरे को भगा दिया, तो अब ऐसे कर तू मेरे को जगह रहने के लिए पनाह दे दे। और डेट याद रखनी है 15 अक्टूबर 1542। 1542 हमीदा बानो बेगम, कौन है? हमीदा बानो बेगम, ये क्या काम करती है? ये बदरुद्दीन को जन्म देती है। किसको? बदरुद्दीन को जन्म देती है। और यही बदरुद्दीन आगे जाके क्या है? अकबर के नाम से क्या होगा? भारतवर्ष में मशहूर होगा। ठीक है ना? तो याद रखना है ये कौन है? ये अकबर का पूरा नाम है कौन? बदरुद्दीन। ओके, और बदरुद्दीन ये आगे क्या कहलाएगा? अकबर नाम से भारतवर्ष में क्या होने वाला है? प्रसिद्ध होने वाला है। ओके, अब देखिए जब ये जन्म होता है उस समय क्या है? क्वेश्चन पूछ लेता है कि हुमायूं कौन सा युद्ध लड़ रहा था? तो याद रखना है खट्टा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ रहा था? खट्टा का युद्ध लड़ रहा था। ओके, जब बदरुद्दीन का यहां पे जन्म होता है और एक शख्स है तारदी बेग। कौन है? तारदी बेग। ये संदेश लेके आता है कि राजा मुबारक हो, आपके यहां बदरुद्दीन का जन्म हुआ है। ठीक है ना? और उसके बाद ये कहां की तरफ चलेगा? काबुल की तरफ चलेगा, क्योंकि संदेश अकेला इतना नहीं था। संदेश में यह भी कहता है कि हमारी सेना तैयार है, क्यों न अब काबुल की तरफ आक्रमण किया जाए। और यही कारण है कि 1555 में 1555 का जब समय आएगा तो ये क्या है? काबुल और कंधार जो इसके भाई के पास क्षेत्र थे, इन दोनों के ऊपर आक्रमण कर लेगा। और इन दोनों आक्रमण को करने के बाद क्या है? इन दोनों क्षेत्रों को भी जीत लेगा। कौन? हुमायूं। ठीक है ना? अब जब यह घटना चल रही है तो इसी वक्त क्या है? शेर शाह। कौन है? शेर शाह की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही शेर शाह की मृत्यु होगी, हुमायूं की आधी सिरदर्दी कम हो गई कि भैया जिसका डर था वो तो चला गया, अब क्यों न अब मैं भारत की तरफ रुख करूं। तो भारत की तरफ या दिल्ली की तरफ रुख करने से पहले क्या है? कुछ बीच में राजा और आएंगे, याद रखना है। इस्लाम शाह। कौन है? इस्लाम शाह। अगर कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेता है कि शेर शाह के बाद राजा कौन बनता है, तो इस्लाम शाह बनता है। इस्लाम शाह के बाद जलाल खां बनता है। अगला राजा कौन बनता है? जलाल खां बनता है। उसके बाद आदिल शाह बनेगा। कौन है? आदिल शाह। और आदिल शाह के बाद अंत में कौन बनेगा? सिकंदर सूर। कौन बनेगा? सिकंदर सूर क्या बनेगा? राजा बनेगा। देखिए इनकी मृत्यु के बाद थोड़े से समय में जो सूरवंश आया था उसके अंदर क्या है, या शेरशाह सूरी के जो आगे वंशज आए, एक थोड़े से समय में कई सारे राजा बदले गए, क्योंकि इनमें से कोई भी उस पद के लिए या उस क्षेत्र को संभालने के लिए योग्य नहीं था। और इस चीज का फायदा उठाने के लिए अब कौन आएगा? अब भारतीय सरजमी पे दोबारा आक्रमण करने के लिए कौन आएगा? हुमायूं आएगा। और इसी के साथ क्या होता है? ये प्रथम अध्याय होता है किसका? हुमायूं का। देखिए हुमायूं के जीवन को 2 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रथम अध्याय हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इसके चैप्टर का दूसरा अध्याय, जिसमें वापिस गद्दी हथी आएगा। कौन? हुमायूं। और फिर से भारत के अंदर किसकी स्थापना करेगा? मुगल वंश की स्थापना करने का काम करेगा। तो चलिए अब चलते हैं इनके दूसरे अध्याय की तरफ। देखिए जब से राजा बना है इसने युद्ध के सिवाय कुछ नहीं किया। और ऐसे इसके पिता थे बाबर। बाबर भी जब से गद्दी पे बैठा था, अपनी दादी दौलत एहसान बेगम के सिफारिश पे, उसके बाद उसने भी लगातार युद्ध लड़े और युद्ध लड़ते लड़ते क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गया। तो अब चलते हैं 15 मई 1555। कब? 15 मई 1555 में। यह डेट जरूर याद रखनी है। इस दिन युद्ध होगा मच्छीवाड़ा का। कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। ओके, तो डेट सीधे रूप से छपती है एग्जाम में कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ। तो याद रखना है 15 मई 1555 को कौन सा युद्ध होता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? एक तरफ रहेगा सिकंदर सूर और दूसरी तरफ इसके सामने कौन आ जाएगा?
हुमायूं आ जाएगा और इस युद्ध में भी क्या होगा, हुमायूं की क्या होगी, जीत होगी। तो इस युद्ध को कौन जीत जाएगा, इसका विनर कौन रहेगा, हुमायूं इस युद्ध में जीत जाएगा। और उसके बाद जो अगली डेट छपती है वो है 22 जून की। कौन सी, 22 जून 1556। इस दिन कौन सा युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध होता है। कौन सा होता है, सरहिंद का युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ कौन रहेंगे, अफगान लोग रहेंगे और अफगानों के सामने युद्ध लड़ने के लिए कौन आएगा, हुमायूं आने वाला है। और इस युद्ध में भी कौन होगा, मुगलों की जीत होगी। और इस तरह से जो दो बड़े इनके सामने चुनौतियां थी, एक जो सूरीवंश था और दूसरे जो अफगान लोग थे, दोनों को मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हरा देता है। और हराने के बाद हुमायूं क्या काम करता है, डेट अगली याद रखनी है, 23 जुलाई। कौन सी, 23 जुलाई 1556। इस दिन भैया दूसरी बार इनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। और ये क्या बनते हैं, राजा या बादशाह बनते हैं। कहां के, दिल्ली के बादशाह बनते हैं। ठीक है ना। अब मैंने एक बात कही थी आपको, मैंने कहा था निजाम सिक्का पे एक बार फिर से आएंगे। तो जब ये 23 जुलाई 1556 को दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया और ये बात कानों में पहुंच गई निजाम सिक्का के, और निजाम सिक्का आटपका हुमायूं के दरबार में कि भाई साहब याद करिए वो दिन जिस दिन आप भावुक होकर वादा कर रहे थे, है ना, कह रहे थे कि आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो आज वो दिन आ गया, आज आप दिल्ली की गद्दी पे बैठे और जो मैं मांग रहा हूं वो दे दो। हुमायूं ने कहा बिल्कुल मुझे मेरा वादा याद है, मांग लीजिए, क्या मांगना है। और निजाम सिक्का कौन है, निजाम सिक्का, निजाम सिक्का कहता है मुझे एक दिन का क्या बना दो, बादशाह बना दो। देखिए क्या फरमाइश रखी इस व्यक्ति ने, एक दिन का दिल्ली का बादशाह बना दो, न कोई युद्ध लड़ा न बात। तो एक दिन के लिए हुमायूं मान जाता है। और एक दिन का बादशाह किसको बोला जाता है, निजाम सिक्का को बोला जाता है। स्टेट पीएससी में सीधा प्रश्न छपने वाला है ये, ठीक है ना। तो निजाम सिक्का एक दिन का बादशाह बनता है और एक बड़ा काम करता है। बड़ा काम कौन सा करता है, चमड़े के सिक्के चलवाता है। कौन से, चमड़े के सिक्के चलवाता है। ठीक है ना। तो प्रश्न ये भी छपने वाला है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे। तो लिख देना है चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे, निजाम सिक्का ने चलवाए थे। एक दिन का राजा बना था और उसके बाद अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके अंदर इनको दफना दिया गया था इनकी मृत्यु के बाद। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा रहा था। ओके, अब क्या है, राजा बन गए, एक दिन का बीच में राजा भी और को बना दिया। अब क्या है, ये हुमायूं सोचने लगा यार बड़ा थक गया, बड़े युद्ध लड़ लिए, अब मैं क्या काम करता हूं, अब बनाता हूं पुस्तकालय। क्या बनाता हूं, पुस्तकालय बनाता हूं, जिनमें आजकल आप कंपटीशन की तैयारी के लिए बैठे रहते हो। तो याद रखना इस पुस्तकालय का नाम पूछ लेता है, दीन ए पन्हा। दीन ए पन्हा नाम के पुस्तकालय की स्थापना कहां करवाता है, दिल्ली में करवाता है। ठीक है ना। वास्तु शास्त्र में बड़ा विश्वास रखता था। ठीक है ना। एक तरफ से कहा जाए तो बड़ा अंधविश्वास टाइप का था। 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ज्योतिष विद्या में बड़ा विश्वास रखता था, पर पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट था। इसको पता था, क्या पता था कि आगे भैया जो पेपर होने वाले हैं ना वो बड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं, इसलिए ये तो तैयारी पहले से कर रहा था और तैयारी अब आपको करनी पड़ेगी। देख लो, दिल्ली का बादशाह इतना पढ़ रहा है, खुद के लिए लाइब्रेरी बनवा ली है, तो अब आप कब पढ़ना शुरू कर रहे हो, पढ़ो। और पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तक्षशिला प्लेटफॉर्म कर रहा है। तो पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। तो एक दिन इसके साथ दुर्भाग्य से घटना क्या घट गई, रात को पढ़ के आ रहा था, आंखों में नींद थी, ठीक है ना। तो अचानक से क्या हुआ, सीढ़ियों से फिसल गया और फिसलने के बाद क्या है, हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो ये प्रश्न यहां से पूछते हैं, ये याद रखने वाला है, ठीक है ना। फिर क्या है, अगला जो राजा बनेगा वो कौन बनने वाला है, अकबर बनने वाला है। इतिहास में कहते हैं अकबर महान था, जानेंगे अकबर कितना महान था, इस बात के ऊपर आएंगे अगले अध्याय में।
इसके अलावा दिल्ली का जो मीना बाजार है वो चलाने का श्रेय भी किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें जितनी मैंने आपको करवाई है, इससे बाहर कंपटीशन में नहीं जाने वाला, ये बात लिखवा के ले लो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।